Welcome again students in crop production and management. And what are agriculture practices? That the activities done by the farmers during the production of crops, that all activities are known as agriculture practices. और इस पार्ट में हम कुछ और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे जो हमने लास्ट पार्ट में कवर नहीं की थी. नेक्स्ट इज इरिगेशन. व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन इज़ वाटरिंग द प्लांट्स. जिस तरह बच्चों हमारी बॉडी को वाटर की नीड होती है, सेम इसी तरह प्लांट्स को भी वाटर की नीड है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव एंड वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स. जो वाटर की नमी होती है उसी से जो प्लांट्स हैं वो बेटर ग्रो करते हैं. वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स. अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब. सब बच्चों को पता है हम प्लांट्स में जो पानी देते हैं वो कहाँ देते हैं? उसकी रूट्स में, बिकॉज रूट्स दे एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल. And along with water, different type of minerals and fertilizers they also absorb. Plant contains nearly 90% water. Water is very essential because germination of seeds does not takes place under dry conditions. यानी अगर water नहीं होगा, conditions जो हैं field की बहुत ज़्यादा dry होंगी तो germination वो better नहीं होगा. Nutrients dissolved in water get transported to each part of the plant. ओके, मीन्स स्टेम है, लीव्स हैं, उन सारे पार्ट्स को क्या चाहिए? वाटर चाहिए फॉर द प्रॉपर ग्रोथ. वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट. ओके, फ्रॉस्ट यानी वेरी मिनिमम टेम्परेचर, यू कैन से कोल्ड, एंड हॉट एयर करंट जो गर्म हवाएं होती हैं, दैट इट प्रोटेक्ट द क्रॉप. सो टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड हैव टू बी वांटेड वाटर्ड रेगुलरली. सो जो मॉइस्चर है सॉइल के अंदर उसको मेंटेन रखने के लिए जो फील्ड है उसके अंदर वाटर जो है रेगुलरली देना पड़ेगा, तभी जो ग्रोथ है प्लांट्स की वो प्रॉपर हो पाएगी. नाउ द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन. सो जो वाटर का सप्लाई करते हैं एट डिफरेंट इंटरवल्स, दैट प्रोसेस इज नोन एज इरिगेशन. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. जैसे हमने पहले भी किया है that the time and frequency of irrigation it varies from crop to crop. Like जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनको वाटर की ज़रूरत ज़्यादा होगी, ओके, बट जो रबी क्रॉप्स हैं लाइक वीट उनको वाटर की ज़रूरत कम होगी. ये सॉइल टू सॉइल भी डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी है, और सीज़न भी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर. वाई इट इज़ सो? बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन. Could it be due to increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? जो समर सीजन है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एंड ड्यू टू द हाई टेम्परेचर what will happen? Evaporation from the plants, that the rate of evaporation that get increase, and so they need much water as compared to the winter season. Bhujo said, I am very careful this year about watering the plants. Last summer my plants dried up and died. Now let's discuss about the sources of irrigation. So what are the sources of irrigation? The sources of irrigation are wells, tubewell, ponds, lake, river, dam and canals are the different sources of irrigation. Now let's discuss some traditional method of irrigation. The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different region for taking it to the field. यानी ट्रेडिशनल मेथड कौन से मेथड्स हैं? ये वे मेथड्स हैं जिनसे जो पानी है वाटर वो लेक, कैनाल और जो वेल्स हैं उनसे लेके और कहाँ डाला जाता है? फील्ड्स में डाला जाता है. उसके लिए कई जो है वेज हो सकते हैं. Cattle or human labor is used in these methods, and so these methods are cheaper. Okay, these methods are cheaper and but less efficient. इनमें टाइम ज़्यादा लगता है. The various traditional methods are, first method is moat यानी pulley system, and second method is chain pump. So first let's discuss about moat, that is pulley system.
ये इसमें पुली लगाई हुई है और इस पुली की हेल्प से जो वेल्स हैं उनसे क्या किया जाता है, वाटर को जो है वो निकाला जाता है और फील्ड्स में डाला जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मोट बोलते हैं। बट ये प्रोसेस जो है कैसा है, ये प्रोसेस चीपर तो है लेकिन ये लेस एफिशिएंट है, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर और टाइम जो है उसकी वेस्टेज होती है। सेकंड हम करेंगे चेन पंप। आप डायग्राम में देख पा रहे हो ये चेन पंप मेथड है और इसमें भी कुछ इस तरह से पुली के ऊपर जो है इस तरह से जो वेसल्स हैं वो लगा दिए जाते हैं और इनकी हेल्प से पानी जो है वो इकट्ठा यहाँ पे फील्ड्स में जाता रहता है। नेक्स्ट इज ढेकली। ढेकली में भी कुछ इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है कि वाटर जो है वो इससे निकाला जाता है और फील्ड्स में डाला जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज रेहेड सिस्टम। रेहेड सिस्टम में भी आप डायग्राम में देख पा रहे हो, इसमें इस तरह से बकेट्स जो हैं वो इस तरह पुली के ऊपर बांध दी जाती हैं और ये एक प्रोसेस है जो इस तरह से मेंटेन इसको अरेंजमेंट किया जाता है और बुलक्स की हेल्प से, एनिमल्स की हेल्प से इसको जो है से घुमाते रहते हैं, जिससे वाटर जो यहाँ पे भरा हुआ है वो वाटर बार बार जो है यहाँ पे फिल हो जाती हैं बकेट्स और वो पानी कहाँ पे डाला जाता है, फील्ड्स में डाला जाता है। बट पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पम्प्स का यूज़ किया जाता है। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दीज पम्प। ओके, तो पम्प्स को चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी इन सब का यूज़ किया जाता है। Next is modern methods of irrigation. Now there are some modern methods also of irrigation which help us to use water economically. The main methods used are as follows. That is, first is sprinkler system. Sprinkler system में क्या किया जाता है, the system is very more useful on the uneven land. तो uneven land के लिए जो method है that is the sprinkler system. Sprinkler system में इस तरह से पाइप्स हैं और इनके ऊपर इस तरह पाइपों के ऊपर नोज़ल लगा दी जाती हैं और जो ये नोज़ल हैं ये जो वाटर है उसको एक तरह से इस फॉर्म में पानी गिरता है जैसे बारिश आ रही होती है। ठीक है, तो इस मेथड को बोला जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें जो अनइवन लैंड है वहाँ पर भी पानी इसमें इजीली पहुँचाया जा सकता है। सो नाउ लेट्स रीड इट। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप। ये जो नोजल हैं ये रोटेट करती रहती हैं। आपने इस तरह का अरेंजमेंट कुछ पार्क्स में भी देखा होगा, वहाँ पर रोटेटिंग नोजल लगा दी जाती हैं ताकि इजीली पानी को जो है हर प्लांट्स तक पहुँचाया जा सके। एंड दीज rotating nozzles are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. Okay? पानी का जो प्रेशर है उससे जो रोटेटिंग नोजल हैं वो घूमने लगती हैं और पानी जो है वहाँ से निकलता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग। सो ये ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है। स्प्रिंकलर इज़ मोर यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में ये जो है ज़्यादा बेनिफिशियल है। सेकेंड इज ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। ओके, ड्रिप सिस्टम है तो वाटर जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें यूज़ होता है जस्ट एज द पोजीशन ऑफ द रूट्स। सो इट इज़ कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम। तो आप देख सकते हो डायग्राम में किस तरह से इसका हम यूज़ करते हैं। इसमें जो पाइप्स हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज की जाती हैं कि जो पानी है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में गिरे, इससे जो वाटर है उसकी वेस्टेज भी नहीं होती। एंड इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग द फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। The system provide water to plants drop by drop and water is not wasted at all. It is a boon in region where availability of water is poor. ये जो है एक तरह का वरदान है। boon क्या होता है? वरदान है for those regions where the availability of water is very less. Next agriculture practice is protection from weeds. Students, आपने देखा होगा कि काफ़ी बार कुछ प्लांट्स जो हैं मेन जो क्रॉप है उसके साथ उग आते हैं, उनको हम ग्रो नहीं करते, वो प्लांट्स अपने आप ही उग जाते हैं and that unwanted plants are known as weeds. Now Bujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field.
हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजली? नो, वो किसी पर्पज से ग्रो नहीं किए जा सकते. इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप. मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स दे ग्रो naturally, not by manually, they grow with the crop, and these undesirable plants are called weeds. जो undesirable plants हैं they are known as weeds, and the removal of weeds is called weeding. Okay, जो weeds हैं उनको remove करना, that process is known as weeding, and weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. बच्चों weeds को भी क्या चाहिए? weeds को भी light चाहिए, space चाहिए, nutrients चाहिए grow करने के लिए, but वो undesirable plants हैं, so उससे क्या होगा? वो competition में रहते हैं main crop के, और अगर उनको निकाला नहीं जाता है तो उससे क्या होगा कि जो main crop है उसके ऊपर इफेक्ट होगा और वो plants जो हैं weak हो जाएंगे. So weeding is a very important agriculture practices. Now thus they affect the growth of the crop, and some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. So कुछ जो weeds होती हैं they are poisonous and they should be harvested. वो जब हम क्रॉप की हार्वेस्टिंग करेंगे, क्रॉप को कट करेंगे, उसमें भी वो इंटरफेयर करती हैं. Now let's discuss some ways how we can remove these weeds. So टीलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन द अपरूटिंग एंड कीलिंग ऑफ वीड्स. तो टीलिंग प्रोसेस होता है जिससे कि क्रॉप बोने से पहले ही जो एक्स्ट्रा जो वीड्स हैं उनको अपरूटेड किया जा सकता है, विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल. वो उसी सॉइल में मिल जाएंगी, उनके न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती हैं. नाउ द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स. सो उनके फ्लावर्स और सीड्स जो हैं उनको ग्रो करने से पहले ही उनको जो है अपरूटेड किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर फ्लावर या सीड्स आ गए तो उससे जो है उनकी ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ सकती है. नाउ the manual removal include physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. Means we uproot them manually by our hands time to time, or we cut them close to the ground. This is done with the help of खुरपी. ओके, खुरपी से आप ये प्रोसेस कर सकते हो. अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट द वीड्स. ये सीड ड्रिल जो है ये आपने देखा था किस तरह की मशीन है ये, और इसको भी यूज़ किया जा सकता है टू अपरूट द वीड्स. इट्स अ मॉडर्न मैथड. Weeds are also controlled by using certain chemical also. Okay, and that chemical are known as weedicides. And example of chemical is that is 2,4-D. That's very important example, and these are sprayed in the field to kill the weeds. जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो that like this, with the help of spray we can kill the weeds. They do not damage the crops. The weedicides are diluted with water to extent required and sprayed in the field with a sprayer. उस जो भी weedicides है केमिकल है उसके अंदर हम वाटर ऐड करके उसको डाइल्यूट करके जितना हमें रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उसको स्प्रे की हेल्प से उसको क्या कर देते हैं, स्प्रे करते हैं इन द फील्ड. Now in the diagram you can see how we can spray the weedicides to the field. Do weedicides have any effect on the person handling the weedicide sprayer? Yes. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो भी स्प्रे करता है उसने अपना माउथ जो है वो मास्क से कवर किया हुआ है, बिकॉज दीज केमिकल आर वेरी डेंजरस एंड पॉइजनस. So the weedicides they effect on the person. As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Spraying of weedicides may affect the health of the farmers, so they should use these chemicals very carefully because they are poisonous, and they should cover their nose and mouth with a piece of cloth during the spraying of these chemicals. Next agriculture practice is harvesting. What is harvesting? Harvesting is the cutting of crops. अब देखिए बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो गई हैं, ठीक है. अब जो क्रॉप है वो एकदम रेडी है, वो जो है मैच्योर हो गई है. अब उसको क्या करेंगे? नाउ वी विल डू द हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर. दिस प्रोसेस इज नोन एज हार्वेस्टिंग. Okay, the cutting of crop. Now in harvesting crops are pulled out or cut close to the ground. Okay,
it usually take 3 to 4 months for a cereal crop like grain crop like rice, okay, wheat, maize, bajra, jawar. These all are the cereal crops, and so it takes 3 to 4 months to mature. Now harvesting in our country is either done manually by sickle, ओके अगर हम मैनुअली कट करते हैं देन वी विल डू विद द हेल्प ऑफ सिकल, और बाय अ मशीन अगर करते हैं देन इट इज़ नोन एज हार्वेस्टर. सो in the harvesting crop the grain seeds needs to be separated फ्रॉम द चेफ, यानी जो क्रॉप कट की गई है, अब जो ग्रेन है उनको बाकी जो पार्ट है उससे हमें क्या करना है, अलग करना है. एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज थ्रेसिंग. ओके, यानी ग्रेन्स को बाकी जो पार्ट है उससे जो सेपरेट करना है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज थ्रेसिंग. एंड दिस process is carried out with the help of a machine and the name of machine is combine. okay, आपने बिल्कुल सुना होगा combine machine which is in fact a combined harvester and thresher. देखिए यहाँ पर बच्चों जो ये combine machine है ये 2 in 1 है, यानी ये हार्वेस्टिंग भी करेगी और साथ साथ ये थ्रेशर का काम भी करेगी. पहले क्रॉप को कट करते हैं और साथ ही साथ ये जो ग्रेन्स हैं उनको भी चैफ से क्या करती है, अलग कर देते हैं. ठीक है, सो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, कंबाइन बोला गया है. सो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर. After harvesting, sometime stubs are left in the field, which are burnt by farmers. और उसमें farmers क्या करते हैं, उसमें जो है आग लगा देते हैं. And this is a very very wrong process. Paheli is worried. She knows that it causes pollution. It may also catch fire and damage the crop lying in the field. इससे होता क्या है, पॉल्यूशन भी कॉज होता है, साथ साथ जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी बहुत कम होती है. फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ बाय विनोइंग. तो जो फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड कम है, क्रॉप कम उन्होंने जो है प्रोडक्शन किया है, तो वो जो प्रोसेस है ग्रेन और शेफ को अलग करने का जो प्रोसेस है उसको किसकी हेल्प से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ विनोइंग प्रोसेस. एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन द क्लास 6th. यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, फटकना कह सकते हैं. यानी जो ग्रेन है उसके साथ इसको जो है पीट कर इसको ग्रेन को अलग कर लिया जाता है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, विनोइंग प्रोसेस, और हिंदी में इसको कहते हैं हम फटकना. ओके. Harvest festivals. After 3 or 4 months of hard work, there comes the day of the harvest. Okay, the sight of golden fields. यानी जो farmers हैं उनके लिए एक तरह से उस टाइम पे क्या है वो, they are the golden field of standing crop laden with grain fill the heart of the farmer with joy. Okay, अब इतने सारी उन्होंने जो है वहाँ पे मेहनत की है, तो वो जो फील्ड है उनके लिए एक तरह से गोल्डन फील्ड हैं, having the greens and a sense of well-being. Now the effort of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little. So वो जो harvesting season है उसको जो farmers हैं वो एक तरह से festival की तरह मनाते हैं. The period of harvest is of great joy and happiness in all part of India. Men and women celebrate it with a great enthusiasm. Special festivals associated with the harvest season are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, okay, Nabanya and Bihu. ये सारे festivals हैं जो कि जो क्रॉप है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल इनको हम कह सकते हैं. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज स्टोरेज. ओके, हार्वेस्टिंग के बाद अब क्या करना है, स्टोरेज करना है. अब देखिए जो हम घरों में यूज़ करते हैं ग्रेन, उसका हम स्टोर करते हैं. आपने देखा भी है कि घरों में हम उसको स्टोर करके रखते हैं, उसमें हम जो है कुछ अलग प्रकार की दवाइयाँ या नीम के पत्ते कुछ इस तरह से डाल के उनको स्टोर किया जाता है एक लो लेवल पे. ठीक है, फार्मर्स हैं वो जो ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है. इतनी ज़्यादा क्वांटिटी को तो फार्मर यूज़ नहीं कर सकते. सो उसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है उनको उनसे ख़रीद लेती है और एक बड़े लेवल पे उनको स्टोर किया जाता है. नाउ द स्टोरेज ऑफ produce is an important task, and if the crop grains are to be kept for longer time they should be safe from moisture, insects, rat and microorganism. so ये जो चीज़ें हैं, मॉइस्चर अगर रह जाते हैं तो देखिए जो क्रॉप होती है
उसको अगर हम ड्राई नहीं करते हैं तो उसमें मॉइस्चर रह जाएगा और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसेक्ट्स है, वो उसको जल्दी ख़राब कर सकते हैं। सो हमें जो स्टोरेज करना है वो स्टोरेज प्रॉपर करना है ताकि उसके अंदर मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स उनको ख़राब ना कर सकें। एंड फॉर लॉन्गर टाइम the fresh crop has more moisture. If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoil or attacked by the organism. और क्या हो सकता है, they can lose their germination capacity. यानी अगर उनको हम एज ए सीड यूज़ करेंगे for the next crop, so वो जो है गुड हेल्दी सीड नहीं रहेंगे। ठीक है, हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। तो हमें उनको प्रॉपरली ड्राई कर लेना चाहिए। एंड दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। सो I saw my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat. I wonder why. तो वो हम नीम लीव्स क्यों डालते हैं? So that to प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ रैट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताकि वो जो है इस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं वो जो हमने क्रॉप है, जो हमारे ग्रेन्स हैं, उनको ख़राब ना कर सके। ओके, ग्रेन्स को जब लार्ज लेवल पे स्टोर किया जाता है वो किया जाता है इन साइलो। ठीक है, ये जो है दीज आर नोन एज साइलोज। सो एंड इवन द ग्रेन्स दे आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज ऑल्सो। इस तरह से जो सैक्स हैं, बोरी, उनके अंदर भर के भंडार गृह यानी जो ग्रेनरीज हैं उनके अंदर भी इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नाउ द फार्मर्स द ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स। However, large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from the pest like rat and insect. तो आपको याद रखना है, एक लार्ज लेवल पे जो स्टोरेज किया जाता है वो किस में किया जाता है? इन साइलोज एंड ग्रेनरीज में। Dried neem leaves are used for storing food grains at home. So, for storing large quantity of grains in big godown, special chemical treatment are required to protect them from pest and microorganisms. So, I hope आपको ये clear हो गया है। Now, food from animals. You all know students that we get food from plants as well as from animals. From animals, we get milk from like cow, buffalo, she goat, she camel, etc. And you can also complete the table like egg, okay? And from which you can get egg, you can write the sources here and you can complete the table. After completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kind of food. हमें मीट मिलता है, eggs मिलते हैं, milk मिलता है, okay? And so animals are also the source of different kind of food. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. You all know that many people they eat the fish. And in the previous classes you have learnt about the food that we obtain from plants. We have just seen that the process of crop production involve a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. And similarly animals also reared at home in farms. जो फार्मर्स हैं वो एनिमल्स भी क्या करते हैं, उनको फार्म्स में रेयर करते हैं यानी पालते हैं। एंड हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। उनको भी जिस तरह प्लांट्स को केयर की ज़रूरत है, जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी प्रॉपर फूड, शेल्टर और केयर उनको ही होनी चाहिए। एंड व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ओके, this process is known as animal husbandry, in which the animals they can be reared on a large scale. Fish is good for health. We get cod liver oil, okay, cod liver oil from fish which is rich in vitamin D. So this question again is important for 1 mark. What we get from fish? We get cod liver oil and this cod liver oil is rich in vitamin D. Students, I hope आपको ये chapter clear हो गया है and in next part we will do the exercise questions. So thanks for your attention.